नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये रहेगी क्लास नंबर 5 और तुगलक वंश को आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो काफी लंबे समय तक इन लोगों ने शासन किया, लगभग 84 वर्षों तक इनका शासन रहा था। और तुगलक वंश की अगर मैं बात करूं तो ये आपका काफी लंबे समय तक चला और इसमें 3 प्रमुख शासक हमको देखने को मिलेंगे। तो 3 प्रमुख शासक सबसे पहले रहेंगे गयासुद्दीन तुगलक, जो इस वंश के संस्थापक होंगे। दूसरे रहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरे होंगे आपके फिरोज शाह तुगलक। और उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी रहे उनके बारे में भी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो डिटेल से पढ़ेंगे, पूरी क्लास को देखेंगे क्या क्या इसमें रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, यानी कि जो तुगलक वंश का संस्थापक भी था। तो यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो भाई। चलिए देखते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो मैंने आपको बताया कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ना है, उसके कार्य पढ़ने हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो है काल जो रहा वो काफी लंबे समय तक चला। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आएंगे और उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी होंगे ये बहुत जल्द जो है इस वंश का अंत भी हो जाएगा। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद काफी लंबे समय तक ही चला शुरुआती दौर में, लेकिन बाद में आकर जो है इसमें 7-8 शासक और रहेंगे फिरोज शाह तुगलक के बाद और उसके बाद ये वंश समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका मंगोलों को आक्रमण होगा और मंगोलों के आक्रमण के बाद ही फिर एक आपका नया वंश आएगा भारत में, पहला सैयद वंश या पहला सिया वंश उसको कह सकते हैं। सैयद वंश के नाम से इसको जाना जाता है। उसमें 3-4 शासक पढ़ने, 4 शासक उसमें पढ़ने हैं। उसके बाद फिर आपका लोधी वंश आ जाएगा और लोधी वंश के साथ ही आपका दिल्ली सल्तनत का आपका अंत हो जाएगा। तो इस तरह से हम दिल्ली सल्तनत को पूरा कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तुगलक वंश के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तुगलक वंश के उत्थान की बात करेंगे, महत्वाकांक्षा और पतन की बात करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का वह दौर जिसने इतिहास को भव्य इमारतें और विवादास्पद निर्णय दिए, यानी कि कुछ ऐसे काम किए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो बहुत ज्यादा विवादित रहे, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। परिचय की अगर हम बात करें तो 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के पतन के बाद गाजी मलिक, जिसको गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना गया, उसके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। इसके बाद कालखंड की अगर मैं बात करूं तो 1414 ईस्वी तक ये शासन आपको देखने को मिलेगा। तो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक, यानी कि लगभग आपका कितना हो जाएगा भाई, 94 सालों तक, ठीक है, तो नहीं 96 वर्ष, ठीक है, लगभग 94 बैठेंगे तो लगभग 94 वर्षों तक ये वंश आपको देखने को मिलेगा। तो दिल्ली सल्तनत को उसका सबसे विस्तृत साम्राज्य और सबसे गहरा संकट दोनों इसी काल में आपको देखने को मिलेंगे। कई बार अकाल पड़ेंगे और बहुत ज्यादा इसका विरोध किया जाएगा लोगों के द्वारा भी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो कार्य किए गए उनका भी विरोध किया जाएगा। तो ये सारे इसमें देखने को मिलेंगे। संरचना की अगर मैं बात करूं तो यह प्रस्तुति 3 प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी देता है। तुगलक वंश में हमको 3 ही प्रमुख शासक पढ़ने हैं। नंबर 1 पर पढ़ना है हमको कौन सा, गयासुद्दीन तुगलक जो इस वंश का संस्थापक रहेगा। दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक जो इस वंश का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था। और एक फिरोज शाह तुगलक आएंगे फिर, और उसके बाद इसके आपके क्या होगा कि उत्तराधिकारी आएंगे, लेकिन वे बहुत जल्द इस वंश का अंत कर देंगे, यानी कि उनके साथ ही ये वंश जल्दी से फिर आपका समाप्त हो जाएगा। तो तुगलक वंश की बात करें, कालखंड की अगर बात करें तो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहेगा या इसका कालखंड देखने को मिलता है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी और इस वंश में कुल 8 शासक हुए, जिनमें से 3 प्रमुख पढ़ने और 5 जो अंतिम शासक रहेंगे उनके बारे में हमको बहुत थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी है ना। वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार अंतिम शासक के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 8 शासकों ने 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 94 वर्षों तक इन लोगों ने शासन किया था। इसके अलावा देखिए, दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो सबसे लंबा शासनकाल भी तुगलक वंश का ही रहेगा, कितना, 94 वर्षों तक। और सबसे कम शासनकाल किन्होंने किया, खिलजी वंश के शासकों ने। खिलजी वंश के शासकों ने मात्र कितने साल, 30 साल तक शासन किया था। तो सबसे लंबा शासनकाल भी इन्हीं का रहा है। दिल्ली सल्तनत या दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में अंतिम जो रहे वो आपके तुगलक ही रहेंगे, क्योंकि इसके बाद आपके सैयद आ जाएंगे और सैयद यानी कि सिया मुस्लिम के नाम से उनको जाना जाएगा। और लोधी जो थे ये अफगान थे, ठीक है, अफगान हुआ करते थे, तो वे अफगानिस्तान के क्षेत्र से आए थे। तो जबकि बात करें तुगलकों की तो ये आपके तुर्क से आए थे, तुर्की के क्षेत्र से। अब बात करेंगे सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो काल है वो 1320 ईस्वी से लेकर 1320 से लेकर 1325 ईस्वी, यानी कि मात्र 5 वर्षों तक इसने शासन किया। और उसके बाद इसी का पुत्र जोना खां, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठेगा, उसके द्वारा शासन किया जाएगा।
इसने कई सैन्य अभियान भी किए थे। कौन कौन से किए थे उनके बारे में बात करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। एक तो वारंगल में किया, उड़ीसा में किया, इसके अलावा बंगाल में जो सफल सैन्य जो है अभियान था वो भी इसी के द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा जो प्रांतों में विद्रोह हुए उनको भी इसने दबाने का कार्य किया था। तो 5 सालों में इसने अपने राज्य को स्थापित किया, या लोधी वंश को एक तरह से पूरी तरह से स्थापित किया था। प्रशासनिक कार्यों की अगर मैं इसमें बात करूं तो इसके द्वारा आपका अराजकता को समाप्त करके कानून व्यवस्था बहाल की गई, कृषि को बढ़ावा दिया गया और उसने अकाल नीति भी स्थापित की थी। इसके अलावा डाक व्यवस्था की शुरुआत भी इसके काल में देखने को मिलती है। इसके अलावा तुगलकाबाद, दिल्ली के पास एक नया शहर बसाया था इसने, तुगलकाबाद, जिसको कहा गया नया और अभेद नगर इसको कहा गया। इसी को आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, जो उसकी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। किसका? ग्याजुद्दीन तुगलक का। तो ये कुछ कार्य थे इसके, अब इनको विस्तार से देख लेते हैं क्या क्या इसके कार्य रहे हैं। तो ग्याजुद्दीन तुगलक की बात करेंगे, 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक इसका शासन हमको देखने को मिलता है। तो 1320 से 1325 ईस्वी तक इसका शासनकाल देखने को मिलता है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये दिल्ली सल्तनत में जो आपका तुगलक वंश आया उस वंश का यह संस्थापक माना जाता है। तो तुगलक वंश का संस्थापक किसको माना जाएगा? ग्याजुद्दीन तुगलक को। ग्याजुद्दीन का मूल नाम, वास्तविक नाम जो था वो गाजी तुगलक था, और गाजी बेग तुगलक के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक इसका वास्तविक नाम था, लेकिन ग्याजुद्दीन तुगलक के नाम से ये गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन ने उसकी योग्यता से प्रभावित होकर, अलाउद्दीन खिलजी, जो पीछे आपका हमने खिलजी वंश का जो शासक पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो दीपालपुर का इसको राज्यपाल नियुक्त किया गया। ग्याजुद्दीन तुगलक को या ग्याजुद्दीन को मलिक गाजी की उपाधि मंगोलों को पराजित करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही दी गई थी, क्योंकि इसने मंगोलों को पराजित किया था। इस कारण इसको जो है गाजी तुगलक या मलिक उल गाजी की उपाधि प्रदान की गई। ग्याजुद्दीन 3 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा और गाजी की उपाधि धारण करने वाला यह पहला सुल्तान माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान या पहला शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी तो वो था ग्याजुद्दीन तुगलक भाई। इसके अलावा बात करें, ग्याजुद्दीन तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने प्रांतों का विद्रोह, यानी कि जो अलग अलग राज्यों के जो प्रांत हुआ करते थे, भारत के जो अलग अलग राज्य थे उनमें राजपूत राज्य भी थे, कुछ मुस्लिम राज्य भी थे, उन्होंने क्या किया? विद्रोह शुरू कर दिया, यानी कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये सबसे प्रमुख समस्या थी इसके समय। जब भी कोई राजा मरता था उसके बाद जो प्रांतों के सूबेदार हुआ करते थे, प्रांतों के जो गवर्नर हुआ करते थे, वे अक्सर विद्रोह कर देते थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। तो इसके समय भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि इस समय आपका सिंध और बंगाल पर शासक नाम मात्र का रह गया था, क्योंकि बंगाल के राजाओं ने और इसके अलावा सिंध के राजाओं ने, जो पाकिस्तान में क्षेत्र है, और इसके अलावा गुजरात के क्षेत्रों में राजपूतों के द्वारा अपने आप को विद्रोह करके स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। तो उन सबको नियंत्रण में लाना ही इसकी सबसे बड़ी समस्या थी उस समय की। ग्याजुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक नगर बसाया और उसने मकबरे में तुगलक शैली की वास्तुकला को स्पष्ट देखा जा सकता है। जो इसका जो आपका मकबरा है ग्याजुद्दीन तुगलक का, तो उसमें क्या है कि तुगलक शैली की वास्तुकला को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसने एक नई पद्धति जिसे तुगलक शैली के नाम से जाना गया, उसके नाम से जो है इसने अपना मकबरा बनवाया था या उसमें उसका इस्तेमाल करवाया था। इसके अलावा ग्याजुद्दीन तुगलक के सैन्य अभियानों की अगर हम बात करें तो ग्याजुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जोना खां को 1321 ईस्वी में, जोना खां को 1321 ईस्वी में तेलंगाना के क्षेत्र में, या तेलंगाना जिसको वारंगल कहा गया, वारंगल अभियान पर भेजा। और उस समय वारंगल का जो शासक था वो था प्रतापरुद्र, जिसमें ये असफल हुआ, यानी कि जोना खां को जो भेजा गया था तो जोना खां असफल रहा। उसके बाद फिर दूसरा अभियान भेजा गया। इसके पश्चात ग्याजुद्दीन तुगलक ने 1322 से 1323 ईस्वी में जोना खां को तेलंगाना के विरुद्ध दूसरी बार भेजा, और इस बार जोना खां की जीत हुई और तेलंगाना पर अधिकार कर लिया गया। और यहां पर अधिकार करने के पश्चात इसका नाम रखा गया था क्या? सुल्तानपुर। तो वारंगल का नाम या तेलंगाना का नाम चेंज करके क्या रखा गया? सुल्तानपुर इसका नाम रखा गया था भाई। जोना खां ने दूसरी बार अभियान किया और उसमें इसने जीत हासिल की थी। ग्याजुद्दीन तुगलक के द्वारा 1324 ईस्वी में बंगाल के विरुद्ध भी अभियान किया गया। बंगाल के विरुद्ध अभियान में इसको जीत हासिल हुई और इसी समय इसको जीत हासिल हुई थी। और वहां से लौटते समय, जब ये बंगाल को जीतने के बाद वापस आ रहा था, तो बंगाल से लौटते समय इसने मिथिला पर आक्रमण किया। मिथिला जो क्षेत्र पड़ता है ये बिहार में पड़ता है। मिथिला जो क्षेत्र है बिहार में है और यहाँ पर भी इसने अधिकार या नियंत्रण स्थापित किया। यहाँ का राजा हरि सिंह देव था और इसने आपका ग्याजुद्दीन तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके अलावा 1324 ईस्वी में सुल्तान के पुत्र जोना खां ने उड़ीसा
कि जाजनगर पर आक्रमण किया और वहां के शासक भानुदेव द्वितीय को पराजित करके उसे भी अपने साम्राज्य में शामिल किया। तो उड़ीसा के क्षेत्र को भी या जामनगर के या जाजनगर के क्षेत्र को भी इसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत में शामिल किया या तुगलक वंश के अंतर्गत शामिल किया था इसके पुत्र जोना खां ने। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बंगाल अभियान से वापस आ रहा था गयासुद्दीन तुगलक, तो उस समय ही इसके पुत्र जोना खां ने ऐसा कहा कि भाई दिल्ली के बाहर एक आपका समारोह करवाया जिसमें आपका हाथियों की दौड़ होनी थी, और इसके लिए ही जो है यहाँ पर राजा के बैठने के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया गया था। और उसमें ऐसा कहा जाता है कि जब ये हाथी दौड़ लगा रहे थे तो उनकी दहल के कारण ये महल गिर गया और सुल्तान इसमें बैठा था गयासुद्दीन तुगलक, तो उसके वही इसमें देहांत हो गया था। देख लेते हैं इसमें क्या क्या रहेगा। इसको अफगानपुर त्रासदी के नाम से जाना जाता है। एक अफगानपुर, दिल्ली के बाहर एक नया स्थान स्थापित किया गया अफगानपुर, और वहां पर एक लकड़ी का महल बनाया गया था। घटना है 1325 की। बंगाल अभियान से लौटते समय दिल्ली के निकट अफगानपुर में गयासुद्दीन के स्वागत के लिए एक भव्य लकड़ी का महल मंडप बनवाया गया। इसी में क्या हुआ, इसका देहांत हुआ था। मृत्यु की बात करें तो हाथियों के प्रदर्शन के दौरान यह लकड़ी का महल गिर गया, ढह गया, और इसी के मलबे में दबकर सुल्तान का देहांत हो गया, और इसके और उनके छोटे बेटे की मृत्यु भी इसी समय हुई थी, यानी कि वो भी इनके साथ बैठा हुआ था। तो आपका जोना खां के अलावा एक और छोटा इसका जो पुत्र था गयासुद्दीन तुगलक का, तो वो भी इसमें दबकर मर गया था। तो पिता और पुत्र दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर जोना खां ये आपका शासक बना था। रहस्य इतिहासकार ऐसा कहा जाता है कि इस घटना को महज एक दुर्घटना मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इसे राजकुमार जोना खां जो था उसकी क्या मानते हैं, रणनीति मानते हैं, उसका षड्यंत्र मानते हैं कि उसने सुल्तान को मरवाया था। जोना खां भावी मोहम्मद बिन तुगलक इसी को कहा गया बाद में, और इसके षड्यंत्र के द्वारा इसका देहांत हुआ था, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। जबकि कुछ जो है कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि भाई ये एक दुर्घटना थी। ठीक है जी। तो इस महल में दबकर जो है गयासुद्दीन तुगलक का देहांत हो गया था। देख लेते हैं थोड़ा सा और विस्तार से। बंगाल अभियान से लौटते समय स्वागत समारोह के लिए निर्मित लकड़ी के भवन तुगलकाबाद के समीप एक नया शहर स्थापित किया गया था जिसको कहा गया अफगानपुर के गिरने से 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, इसका देहांत हो गया। इतिहासकार इसके लिए जोना खां को दोषी ठहरा रहे थे या उसको दोषी मानते थे कि जोना खां की ये आपकी रणनीति थी। उसके बाद शासक जो बनेंगे अगले इन्हीं के पुत्र रहेंगे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान जो है सौपन दर्शी और एक दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा और विद्वान शासक इसको माना जाता है, जिसने 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया। तो काफी लंबे समय तक, यानी कि लगभग 26 वर्षों तक इसके द्वारा शासन किया गया था, और इसने बहुत सारे बदलाव किए अपने राज्य में, और उन बदलावों के कारण ही इसको भारत का एक दूरदर्शी या सौपनदर्शी शासक के नाम से जाना जाता है। लेकिन वे जितने भी इसने प्रयोग किए वे सभी असफल रहे, इसीलिए इसको विद्वान मूर्ख शासक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की, जिनका वास्तविक नाम था क्या, जोना खां। व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूं, वह अरबी, फारसी, खगोल, दर्शन शास्त्र का विद्वान था, लेकिन उसकी नीतियां अक्सर समय से बहुत आगे या अव्यवहारिक होती थी, यानी कि वो जो सोचता था वो उस समय की नहीं, उससे आगे की सोचता था। उसने बहुत ज्यादा आगे का सोचा, जिस कारण उसकी अनेक नीतियां ऐसी रही जिनमें वो असफल रहा, जिनमें वो क्या हुआ, असफल हुआ था। चलिए जी देखते हैं कौन कौन सी योजना इसके द्वारा बनाई गई थी। तो एक तो दोआब में कर वृद्धि की गई इसने। दोआब का जो क्षेत्र कहते हैं, दोआब कहा जाता है गंगा और यमुना के जो बीच का क्षेत्र है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसी को दोआब के नाम से जाना जाता है। मान लो इधर से ये दो नदियां बह रही हैं और इनके जो बीच का जो क्षेत्र है इसी को दोआब कहा जाता है। तो ये क्षेत्र काफी उपजाऊ होता है, तो इसने क्या किया, दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी, यानी कि 1/2 कर, यहाँ पर 50% कर इसने लिया था, कुल उत्पादन का 50% कर इसके द्वारा लिया गया। कहां पर, दोआब के क्षेत्र में। लेकिन उसी वर्ष क्या हुआ कि उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो वहां के किसान जो है कर नहीं दे पाए, तो उस तरह से इसकी ये नीति असफल होगी। तो दोआब में कर वृद्धि। साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए सुल्तान ने गंगा और यमुना के उपजाऊ दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया था भाई, 50% कर दिया था। 1/2 कर यहाँ पर इसके द्वारा बढ़ाया गया था। परिणाम क्या हुआ, दुर्भाग्य से उसी वर्ष वहां भयंकर अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। अधिकारी सख्ती से कर वसूलते रहे। जो अधिकारियों को आदेश दिए गए थे तो अधिकारियों के द्वारा क्या करा गया,
जो टैक्स वसूलने वाले अधिकारी हुआ करते थे उनके द्वारा कर वसूला गया, सख्ती से किसानों को परेशान किया गया, जिससे किसान विद्रोह पर उतर आए। तो किसानों ने क्या करा, विद्रोह शुरू कर दिया और खेती बर्बाद हो गई। तो कुल मिलाकर इसके राज्य की आय भी बहुत कम इस समय हो गई थी। तो कुछ ऐसे कार्य किए थे इसने जिनके कारण जो है इसका क्या हुआ कि इसके साम्राज्य को एक जो है असफल शासन इसके काल को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तार से देखेंगे, सारे डिटेल पढ़ेंगे कौन कौन से कार्य इसने किए थे, क्योंकि ये आपका तुगलक वंश में सबसे लंबा जो काल देखा जाएगा या सबसे ज्यादा जो कार्य किए जाएंगे वो इसी के द्वारा किए जाएंगे। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो काल रहा वो 1325 में गद्दी पर बैठा ये, और 1351 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की जानकारी इब्न बतूता की यात्रा या वृतांत जो है उनकी पुस्तकें हैं, उनसे जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित पुस्तक है आपकी तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही जो पुस्तक है, इस पुस्तक से भी इसके काल की जानकारी हमको प्राप्त होती है कि इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे। जोना खां गयासुद्दीन तुगलक का ज्येष्ठ यानी कि सबसे बड़ा पुत्र था और उसका पालन पोषण एक सैनिक के समान हुआ था। एक सैनिक के रूप में इसका पालन पोषण किया गया था और ये एक विद्वान और सबसे पढ़ा लिखा शासक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। शाही घोड़े का मुख्य पदाधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति खुसरो द्वारा की गई थी या खुसरो शाह के द्वारा की गई थी। खुसरो शाह उसका संरक्षक भी था, परंतु आपसी संघर्ष में उसने खुसरो शाह को परास्त कर अपने पिता की सहायता की थी। तो कुल मिलाकर खुसरो शाह ने ही इसको अपना संरक्षक बनाया। उसी ने इसको जो है आपका क्या करा, घोड़ों का मुख्य पदाधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इसके पिता और खुसरो शाह के बीच में विवाद हुआ तो इसने अपने पिता का समर्थन किया और खुसरो शाह के विरुद्ध इसने युद्ध में भाग लिया था। 1320 ईस्वी में पिता गयासुद्दीन के सम्राट बन जाने के पश्चात राजकुमार जोना खां को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति दी गई थी। तो कुल मिलाकर इसको अपना उत्तराधिकारी बनाया किसने, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, और उसे उलूग खां की उपाधि प्रदान की गई थी। तो उलूग खां की उपाधि प्रदान की गई किसको, मोहम्मद बिन तुगलक या जोना खां को। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यरोहण के समय दिल्ली सल्तनत कश्मीर से आधुनिक बलूचिस्तान तक विस्तृत था। यानी कुल मिलाकर इसमें 23 प्रांतों में ये पूरा क्षेत्र बटा हुआ था दिल्ली सल्तनत। तो अगर बात करें बलूचिस्तान से लेकर, बलूचिस्तान कहां पे पड़ेगा, पाकिस्तान में, तो बलूचिस्तान से लेकर और अगर बात करें दिल्ली तक, जो वर्तमान में दिल्ली है, उत्तर की बात करें तो कश्मीर तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। ऐसा बताया किसने, इब्न बतूता के द्वारा बताया गया कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो दिल्ली सल्तनत के जो प्रांत हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे, उनकी संख्या 23 थी। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है इसको दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान मूर्ख शासक भी कहा जाता है भाई, क्योंकि इसके द्वारा जितने भी कार्य किए गए, जितनी भी इसने योजनाएं चलाई, वे सभी असफल रही। कौन कौन सी योजनाएं चलाई थी उनके बारे में बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में योजनाओं को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। कैसे रहेगा, सबसे पहले देखेंगे दोआब में कर वृद्धि। तो जब ये शासक बना, शासक बनने के तुरंत बाद इसने क्या किया कि 1325 ईस्वी में सबसे पहले दोआब कर वृद्धि, मैंने आपको पीछे बताया था, भी डायग्राम में दिखाया भी था कि दोआब कहा जाता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को ही दोआब कहा जाता है, यानी कि गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता था। और उस क्षेत्र में इसने क्या किया, कर वृद्धि कर दी। कितनी कर दी, 1/2, यानी कि 50% कर इसमें लगाया था इसने। दोआब में कर वृद्धि करके 50% कर दिया गया, या बर्नी के अनुसार, तथा बर्नी के अनुसार बर्नी ने इस कर वृद्धि को 10 गुना बताया है कि भाई 10 गुना कर दिया गया, जो पहले था उसका 10 गुना बढ़ा दिया। बदायूनी ने इसे कहा कि 10 से 20 गुना बढ़ गया, यानी कि पहले 10 गुना हुआ करता था, इसने 20 गुना कर दिया है। जिस समय दोआब कर वृद्धि की गई उस समय दोआब में अकाल और सूखा पड़ गया, यानी कि दुर्भाग्य से उसी साल क्या हुआ, अकाल पड़ा और उसी साल आपका सूखा पड़ गया, जिस कारण किसान आपका दोआब जो है इस कर को नहीं दे पाए। लेकिन अधिकारियों ने क्या किया, जबरदस्ती लोगों से कर वसूल किया, जिसके कारण क्या हुआ, किसानों ने विद्रोह कर दिया। तो अधिकारियों ने कठोरता से कर या जो है अधिकारियों ने कठोरता से लगान वसूल किया, फल जो है इसके फलस्वरूप क्या किया, किसानों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। विद्रोह को कठोरता पूर्वक दबाने का प्रयास किया गया। बाद में इस संकटपन स्थिति में सुल्तान ने किसानों की सहायता के लिए कुछ आपके कार्य किए, जिसको कहा जाता है सोनधर और तकावी ऋण प्रदान किए गए। यानी कि कुल मिलाकर किसानों को, ताकि वे अपनी फसल कर सके, खेतों में कृषि कर सकें, उसके लिए सरकार ने क्या किया, ब्याज पे पैसा दिया, ऋण दिया। ऋण कौन कौन से दिए, एक तो सोनधर कहा गया एक को, और एक कहा गया तकावी।
दो प्रकार के ऋण दिए गए और किसानों को बीज दिए गए, इसके अलावा बैल दिए गए और सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण भी इसके द्वारा करवाया गया। तो सबसे पहले नहरों का निर्माण कौन करवाएगा? भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाने वाला भी इसका पिता था, जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा पहली बार भारत में नहरों का निर्माण करवाया गया, लेकिन उसके बाद इसने भी निर्माण करवाया, लेकिन जाल बिछाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि भारत में पहली बार किस सुल्तान के द्वारा नहरों की शुरुआत करवाई गई थी या नहरों का निर्माण करवाया गया? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और नहरों का जाल बिछाने वाला सुल्तान कौन सा रहेगा? फिरोज शाह तुगलक, जो इसके बाद शासक आएगा। तो इसने क्या क्या करा? एक तो इसने सोनधर, इसके अलावा तकावी, दो प्रकार के ऋण दिए ब्याज पर, यानी कि लोगों को पैसा दिया। इसके अलावा क्या किया? किसानों को बीज दिया बोने के लिए, बैल दिए हल चलाने के लिए, और सिंचाई के लिए इसने कुएं और नहरों का भी निर्माण करवाया था अपने शासनकाल में। और ऐसा करवाने वाला ये पहला सुल्तान माना जाता है, इस तरह का कार्य करने वाला। बर्नी के अनुसार सुल्तान का खजाना खाली हो गया था, जिसकी पूर्ति कर वृद्धि से ही की जा सकती थी या की गई बाद में। तो इस दूसरा काम क्या रहेगा इसका? दूसरा काम रहेगा भाई इसका राजधानी परिवर्तन। तो दूसरा कार्य होगा इसका राजधानी परिवर्तन, यानी कि दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी बनाई गई। दौलताबाद जिसे उस समय जो है आपका देवगिरी के नाम से जाना जाता था, उसका नाम चेंज करके इसने दौलताबाद कर दिया था। ये दौलताबाद की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में पड़ता है वर्तमान में। उद्देश्य क्या था? सुल्तान ने दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इसने कहा कि अब राजधानी जो है दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को बनाई जाएगी, दक्षिण भारत में बनाई जाएगी, ताकि दक्षिण भारत के राज्यों पर भी अच्छी प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जा सके। अब इसमें क्या हुआ कि इसने आदेश दिया कि भाई जितने भी लोग दिल्ली में हैं, जितने भी कारीगर हैं, मजदूर हैं, कार्य करने वाले हैं, प्रशासक हैं, सभी को दिल्ली छोड़कर जो है दौलताबाद जाने का आदेश दिया गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 90% लोग दिल्ली को छोड़कर आपका कहां पर चले गए थे? दौलताबाद में आ गए। लेकिन फिर वापस 2 या 3 साल के बाद जब वहां पर अकाल पड़ गया दक्षिण भारत में, तो फिर वापस इन लोगों को आने का जो है आदेश दिया गया था। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग वहां पर मरने लगे, क्योंकि कुछ लोगों को पानी सूट नहीं आया। जबकि सुल्तान के लिए ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान के लिए यमुना का ही पानी जाता था यहाँ से दिल्ली से प्रतिदिन, लेकिन आम जनता को वहीं का पानी पीना पड़ा। लेकिन वे लोग उस पानी को जो है उनको सूट नहीं आया, जिस कारण जो है, और वहां का जो वातावरण था, वहां की जो स्थिति थी, वो यहाँ के लोगों को, दिल्ली वाले लोगों को वो आपकी सूट नहीं आई, जिस कारण बहुत सारे लोग मर भी गए थे इसमें। और फिर सुल्तान ने बाद में वापस लोगों को दिल्ली आने का आदेश दिया था। तो कुल मिलाकर पहले आपका इसने क्या करा? राजधानी परिवर्तन की, लोगों को जाने का आदेश दिया, फिर जो है लोगों को वापस आने का आदेश दिया गया। तो इसमें क्या हो गया? बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर गए थे, बहुत सारों को जो है, बहुत सारे लोग बीमार पड़े, उनकी फसलें नष्ट हो गई, अपने आवास छोड़ने पड़े। तो इसी कारण लोगों के द्वारा इसको जो है पागल सुल्तान के नाम से कहा गया। ये जो है सुल्तान पागल हो चुका है, जो कभी लोगों को दिल्ली से आपका देवगिरी पहुंचाता है और देवगिरी से फिर वापस आने का आदेश देता है। तो इसको देख लेते हैं उद्देश्य क्या था भाई। उद्देश्य मैंने आपको बताया कि राजधानी को जो है दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित इसलिए किया गया था ताकि दक्षिण भारत पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित किया जा सके। कार्यान्वयन पूरी आबादी को, न कि केवल दरबार को। यानी कि इसने कहा कि दिल्ली में जितने भी लोग हैं सबको जाना पड़ेगा कहां पर? दौलताबाद या देवगिरी। तो 1500 किलोमीटर दूर जाने का आदेश दिया गया। विफलता क्या रही? लोगों के लिए यात्रा कष्टदायी रही, यानी कि दिल्ली को छोड़कर वहां पर लोग गए तो कष्टदायी हुआ, कोई आने जाने के साधन इतने आसान नहीं थे। कई लोग रास्ते में ही मर गए। दौलताबाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण रखना असंभव साबित हो गया, यानी कि दौलताबाद दक्षिण भारत में नियंत्रण स्थापित किया गया तो उत्तर भारत छूट गया। फिर क्या हुआ? भारत पर नियंत्रण रखना असंभव साबित हुआ और राजधानी को फिर से दोबारा से सुल्तान को क्या करना पड़ा? दिल्ली को ही राजधानी स्थापित करना पड़ा। फिर लोगों को आदेश दिया गया, लोग फिर से जो है दौलताबाद से दिल्ली की ओर चल दिए। तो बहुत सारे लोग इसमें मर गए थे, कुछ लोग विस्थापित हुए और बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत आई थी। विस्तार से देखेंगे राजधानी परिवर्तन में। तो 1326 की बात है भाई, 1326 27 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद किया था। तो नाम भी इसने परिवर्तन किया, दौलताबाद इसका नाम रखा। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिकों ने असामान्य पूर्ण पत्र लिखे थे, अतएव उन्हें दंडित करने के उद्देश्य से देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया। यानी कि कुछ लोगों के द्वारा क्या किया गया? सुल्तान को अनैतिक यानी कि अविश्वास पात्र कुछ ऐसे पत्र लिखे जिसमें उन्होंने सुल्तान का सम्मान नहीं किया। तो ऐसा कहा जाता है बर्नी के सॉरी इब्न बतूता के अनुसार कि उनको दंडित करने के लिए राजधानी परिवर्तित की गई थी। लेकिन कुछ अन्य इतिहासकारों के अलग विचार हैं, अलग विचारधाराएं हैं।
जबकि बर्नी ने क्या कहा, बर्नी के अनुसार देवगिरी को भौगोलिक महत्व के कारण राजधानी चुना गया था ताकि पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके या दक्षिण भारत के क्षेत्र पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सके, इसलिए देवगिरी को राजधानी बनाया गया। इतिहासकार गार्डनर ब्राउन के अनुसार इसने क्या कहा, भाई यह राजधानी परिवर्तन मंगोलों के भय के कारण की गई थी, क्योंकि मंगोल आक्रमण हुआ करते थे इस समय, तो मंगोलों के डर से, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इसने राजधानी परिवर्तन की। किंतु मोहम्मद बिन तुगलक के गद्दी पर बैठने के पश्चात मंगोल आक्रमण लगभग समाप्त हो गए थे, तो इसका कोई ज्यादा कथन जो है इसके अनुसार इसको सही नहीं माना जाता। सबसे मेन माना जाता है कि भाई दक्षिण भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही इसने राजधानी परिवर्तित की थी। सुल्तान द्वारा राजधानी परिवर्तन में व्यवहारिक गलती होने के कारण असफल सिद्ध हुई, यानी कुल मिलाकर ये कार्य भी इसका असफल रहा। अतः मोहम्मद बिन तुगलक ने 1335 ईस्वी में अपनी राजधानी दोबारा से दिल्ली से दौलताबाद स्थापित करने का आदेश दिया था। तो 1326 ईस्वी में 27 ईस्वी में तो क्या करा इसने, दिल्ली से दौलताबाद बनाई। लेकिन आपका कितने साल बाद, लगभग आप ये मान सकते हैं 8 या 9 साल बाद इसने फिर से राजधानी को परिवर्तित कर दिया। कहां पर, दिल्ली पर, यानी कि देवगिरी से दिल्ली फिर से राजधानी स्थापित की गई थी आपकी कब, 1335 ईस्वी में। दूसरा काम क्या रहा भाई इसका, सांकेतिक मुद्रा। इसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा जारी की गई, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया और आर्थिक प्रयोग किए गए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आप देख रहे हैं ना कि लोग घर घर इस तरह से टकसाल बन चुकी थी। इस समय ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक हिंदू जमींदार जो था, प्रत्येक हिंदू जो था, उन्होंने अपने घर में टकसाल स्थापित कर दी थी और अपने सिक्के जारी करने शुरू कर दिए, जिस कारण जो है लोगों को पता नहीं लग रहा था कि भाई सुल्तान के कौन से सिक्के हैं और आम लोगों के कौन से सिक्के हैं। तो इस तरह से क्या जो है ये भी कार्य इसका असफल रहा। इसको देखेंगे, योजना क्या हो, चांदी की कमी को देखते हुए, इस समय चांदी की कमी हो चुकी थी, चांदी की कमी को देखते हुए सुल्तान ने तांबे और पीतल के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन शुरू किया, जिनका मूल्य रखा गया किसके द्वारा, चांदी के टके के बराबर। जो चांदी का टंका था, चांदी का टंका किसने चलाया, इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था, तो चांदी के टंका के बराबर ही तांबे और पीतल के जो सिक्के थे उनका मूल्य कर दिया गया। तो सीधी सी बात है, लोग जो है ना चांदी के सिक्कों को अपने पास रखेंगे और तांबे और आपके पीतल के जो सिक्के थे उनको जारी करेंगे। तो ऐसा हुआ इसमें। त्रुटि क्या रही, सिक्कों की ढलाई पर राज्य का एकाधिकार नहीं था, यानी कि कुल मिलाकर सिक्कों की ढलाई पर राज्य का पूरी तरह से नियंत्रण नहीं था। बनावट बहुत आसान थी, जिससे हर घर में टकसाल बन गई है। प्रत्येक व्यक्ति ने जो है उसी प्रकार के सिक्कों की नकल करके अपने घर में सिक्के बनाने शुरू कर दिए। इसका परिणाम क्या हुआ, बाजार में जाली सिक्कों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, व्यापार ठप हो गया। अंततः सुल्तान को असली चांदी के बदले तांबे के सिक्के वापस लेने पड़े। तो इसने क्या करा, जो अपने सिक्के थे आपके, जो इसके द्वारा जारी किए गए थे, उनको वापस ले लिया गया, जिससे शाही खजाना खाली हो गया, यानी कि सुल्तान को बड़ी मात्रा में नुकसान इससे हुआ था। तो यह कार्य भी इसका असफल हुआ। विस्तार से इसको देख लेते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने के मुद्रा सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है तांबे, यानी कि बर्नी के अनुसार तांबे या कांसे, बर्नी ने तांबे का बताया है और आपका जो फरिश्ता है, फरिश्ता के अनुसार बताया गया है आपके कांसे के सिक्कों का प्रचलन था, कि 2 प्रकार के सिक्के चलाए इसने, तांबे और कांसे के। इसके अलावा उसने यह आदेश दिया कि क्रय विक्रय में सांकेतिक मुद्रा को सोने और चांदी की मुद्रा के समान प्रचलित किया जाए, यानी कि जितना सामान सोने की और चांदी की मुद्रा से आता है उतना ही सामान तांबे और कांसे की मुद्रा से आना चाहिए। तांबे और कांसे की मुद्रा से आना चाहिए, ठीक है, ऐसा इसने आदेश जारी कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि लोगों के द्वारा तांबे और कांसे की मुद्रा को जारी किया जाएगा और चांदी के जो सिक्के थे या सोने के जो सिक्के थे उनको अपने पास सुरक्षित रख लिया गया। सांकेतिक मुद्रा के जारी करने के सुल्तान का उद्देश्य यह था कि अपनी विजय योजनाओं को पूर्ण करने के लिए एक विशाल सेना रखना, ताकि सैनिकों को जो है आसानी से सैलरी दी जा सके, वेतन दिया जा सके, जो अधिक आय से ही बनाई जा सकती थी। तो सुल्तान की प्रगतिशील सोच ने भी मुद्रा में परिवर्तन को प्रोत्साहित किया था या प्रोत्साहन दिया था। तो कुल मिलाकर सुल्तान का यह उद्देश्य था कि सैनिकों को जो सैलरी दी जाएगी वो तांबे और कांसे की मुद्रा में दी जाएगी, क्योंकि तांबे और कांसे की मुद्रा आपकी सस्ती रहेगी और उसको आसानी से ढाला भी जा सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी असफल रही, क्योंकि उसने नकली मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने में कठोर उपाय नहीं किए, यानी कुल मिलाकर जो नकली मुद्राएं थी, घर घर में जो टकसाल थी, उन पर नियंत्रण स्थापित इसके द्वारा नहीं किया गया। और जैसा कि बर्नी मानता है कि प्रत्येक हिंदू के घर में टकसालें स्थापित हो गई थी, परंतु प्रजा ने कांसे और तांबे के सिक्कों को दबा दिया।
तो ये कार्य भी इसका असफल रहा। इसके बाद दूसरा जो कार्य किया इसने, खुरासान अभियान और कराचिल अभियान, दो अभियान इसने जो है अपने शासनकाल में भेजे। बड़े अभियान थे ये, और इन दोनों अभियानों में भी ये असफल रहा, यानी कि ये दोनों अभियान भी असफल रहे। विस्तार से इनको देखेंगे। खुरासान अभियान की अगर मैं बात करूं तो मध्य एशिया में अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए सुल्तान ने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना भर्ती की, विशाल सेना तैयार की, उनको प्रशिक्षण दिया, हथियार दिए और 1 साल की अग्रिम वेतन भी उनको पहले से ही दे दिया गया था। लेकिन राजनीतिक समीकरण बदलने के कारण यह अभियान बीच में ही बाद में रद्द करना पड़ा। और जो वे सैनिक थे जिनको सैलरी दे दी गई थी, जिनको प्रशिक्षण दिया गया था, जिनको हथियार दिए गए थे, उस सेना को भंग कर दिया गया। तो लोगों ने इसको कहा भाई ये तो पागल हो गया, ठीक है। पहले लोगों को रोजगार दिया, नौकरी दी और फिर नौकरी से निकाल दिया गया, ठीक है। तो ये कार्य इनके साथ हुआ था खुरासान अभियान के समय। दूसरा हुआ कराचिल अभियान। कराचिल अभियान की बात करूं तो कुमाऊं की पहाड़ियों यानी कि हिमालय को जीतने के लिए सेना भेजी गई थी। आरंभिक जीत के बाद भीषण ठंड और पहाड़ी रास्तों के कारण पूरी सेना नष्ट हो गई। देखो ये आप देख रहे हैं ना, दूसरा वाला जो मैप है इधर दिखाया जा रहा, इधर वाला जो क्षेत्र है आपका, यहां पर देखोगे आप क्या है, इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा आपको कराचिल अभियान के सैनिक, यानी सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हथियार बनाए जा रहे हैं, सेना इकट्ठी की जा रही है। 3,70,000 की सेना इसने स्थापित की। दूसरी ओर जो है आपका, ये था आपका कराचिल अभियान। इस अभियान में क्या हुआ, ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों से गए तो शुरुआत में जीत हासिल हुई इन लोगों को, लेकिन बाद में कुमाऊं वाले क्षेत्र में क्या होता है कि उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आप देखते हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में बर्फ पड़ती है, तो बर्फ और ठंड इतनी ज्यादा पड़ी इस क्षेत्र में कि सैनिक मर गए। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 3 से 4 सैनिक ही वापस जिंदा आए थे। लाखों की सेना में जो है, लाखों की संख्या में सेना गई थी, लेकिन 3 सैनिक ही वापस जिंदा यहां से आए थे। तो रास्ते में क्या हुआ कि पूरी तरह से सेना नष्ट हो चुकी थी, केवल कुछ सैनिक ही ऐसे थे जो जीवित वापस लौट आए थे। तो यह अभियान भी इसका असफल हुआ था। विस्तार से देखेंगे इन दोनों अभियानों के बारे में। सबसे पहले खुरासान को देख लेते हैं, जो 1330 ईस्वी में हुआ था। यह योजना भी मोहम्मद बिन तुगलक का एक दूरदर्शी कदम माना जाता है। खुरासान और इराक की आंतरिक स्थिति इस समय अच्छी नहीं थी। 1330 के आसपास में बादशाह और वजीर में क्या थी, दुश्मनी उत्पन्न हो गई थी। जो बादशाह था और जो वजीर था, उसका सेनापति था, जो राज्य को चलाने का कार्य करता था, तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, दुश्मनी हो गई। इसी समय क्या हुआ, तरमाससीन और मिस्र के राजा खुरासान पर आक्रमण करना चाहते थे। तो तरमासरीन और वो जो मिस्र का जो शासक था, वे क्या चाहते थे, खुरासान को अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहते थे। ईरान इराक वाला जो क्षेत्र था, मध्य एशिया का जो क्षेत्र था, उस पर कब्जा करना चाहते थे। मध्य एशिया की अराजकता स्थिति से तंग आकर बहुत से अमीर जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आ गए, यानी कि वे भारत की ओर पलायन कर गए और वे सुल्तान को खुरासान विजय के लिए प्रोत्साहित करने लगे। उन्होंने कहा भाई वहां पर अराजकता है और किसी भी प्रकार का जो है शासन व्यवस्था सही प्रकार से नहीं चल रही, राज्य बहुत कमजोर हो चुका है, आप उस पर आक्रमण करके उसे मध्य एशिया वाले क्षेत्र को भारत में शामिल कर लो। ऐसा इन लोगों के द्वारा इसको प्रोत्साहित किया गया। इसी के परिणाम स्वरूप इसने क्या किया कि 1337 ईस्वी में उसने एक इस विजय को या इस क्षेत्र को जीतने के उद्देश्य से 3,70,000 सैनिकों की एक बड़ी सेना एकत्रित की, लोगों की भर्ती की, उनको प्रशिक्षण दिया, हथियार दिए और 1 वर्ष का अग्रिम जो है उनको वेतन सैलरी भी दे दी गई। लेकिन यह योजना काम रूप या कार्य रूप में परिणत नहीं की जा सकी, यानी कुल मिलाकर जो है ये अभियान कभी भी नहीं किया गया। कुल मिलाकर कह सकते हैं खुरासान पर कभी भी आक्रमण नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उसके कारण भाई आगे बताऊंगा। और इसी समय क्या करा इसने, जब आक्रमण नहीं किया गया तो सेना को भंग करना पड़ा, ठीक है। तो यह तरमासरीन के साथ मैत्री का परिणाम था, क्योंकि तरमासरीन और आपका जो खुरासान वाला क्षेत्र था, खुरासान का जो शासक थे, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, आपस में मित्रता होगी। कहा जाता है कि त्रिमैत्री संगठन मोहम्मद बिन तुगलक और तरमासरीन और मिस्र का जो सुल्तान था, इन सब ने खुरासान के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध ये योजना या ये अभियान या गुट बनाया था ताकि उस क्षेत्र को जीता जा सके। इस अभियान के लिए सुल्तान की सेना जब तैयार हुई तो ट्रांस आक्सियाना की राजनीति परिवर्तन होने के कारण तमारसीन के जो शासक थे, तरमासीन को शासक पद से हटा दिया गया, यानी कि जो राजा था वहां का उसको पद से हटा दिया गया और इस प्रकार यह अभियान कभी आरंभ ही नहीं किया जा सका। यानी कि ये अभियान कभी आरंभ नहीं किया जा सका, जिस कारण सुल्तान को क्या करना पड़ा, अपनी सेना को भंग करना पड़ा। जब सेना को भंग कर दिया गया तो एक तरह से जो है सुल्तान को बड़ी मात्रा में बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ और बहुत सारे लोग इस समय बेरोजगार हो गए थे जिनको नौकरी दी गई थी पहले। दूसरा जो अभियान रहेगा
वो रहेगा कराचिल अभियान। कराचिल अभियान आपका कुमायूं उत्तराखंड के क्षेत्र में किया गया, कब? 1333 ईस्वी में। पहाड़ी क्षेत्र में किया गया यह अभियान जो संभवतः आपका कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश है और कुमाऊं उत्तराखंड में है, कांगड़ा कुमाऊं जिले में किया गया था। कराचिल अभियान के दौरान एक विशाल सेना दुर्गम जंगली और पहाड़ी रास्तों में भटक गई, यानी कि वे रास्ता भूल गए किधर से जाना, कहां पर आक्रमण करना है, और वहां के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने इनको पत्थर मार मार कर ही वापस खदेड़ दिया। इब्न बतूता के अनुसार इतनी विशाल सेना में से लगभग 3 सैनिक ही बचकर दिल्ली वापस आए थे। ऐसा कहा जाता है कि लाखों की संख्या में यहां पर सेना गई थी, लेकिन उन 1 लाख लोगों में से लगभग कितने 3 व्यक्ति ही वापस आए थे। इब्न बतूता के द्वारा ऐसा बताया गया, जो इसके दरबार में रहा करता था, एक विद्वान व्यक्ति था, इतिहासकार था। इब्न बतूता मोरक्को का, अफ्रीका का यात्री था जो इसके दरबार में आया था। इस प्रकार सुल्तान की योजना भी असफल रही और इसका उद्देश्य गजनी और काबुल पर नियंत्रण स्थापित कर मंगोल आक्रमण की रक्षा करना था, वो भी एक तरह से असफल हो गया। तो इस तरह से इसका ये कार्य भी असफल हुआ। इसके अलावा और क्या काम करेगा इसने? तो कुल मिलाकर जितने भी ये कार्य करता रहेगा सारे असफल होंगे। अब देखेंगे सुधार, धार्मिक नीति और विद्रोह। कृषि सुधार। अकाल के बाद सुल्तान ने दीवान ए कोही यानी कि एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि दीवान ए कोही किस प्रकार का विभाग था? तो एक कृषि विभाग था। किसने बनाया? तो ये जो बनाया गया था भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको बनाया गया था। नाम था क्या? दीवाने कोही। कृषि विभाग था, स्थापना की। और सोनधर, सोनधर क्या था भाई? सोनधर कृषि ऋण हुआ करता था, बांटे। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण यह भी असफल रहा, क्योंकि सेना में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैल चुका था कि जिनको ऋण पहुंचना था उनको ऋण नहीं पहुंचा, और कुल मिलाकर जो प्रशासक थे, ऋण बांटने वाले थे, वही सोनधर ऋण को जो है समाप्त कर गए या उसको जो है हजम कर गए। इसके अलावा धार्मिक नीति की बात करें, वह धार्मिक रूप से सहिष्णु था और होली जैसे त्योहारों में भाग लेता था। अब इस कारण क्या हुआ? जब वो हिंदुओं के त्योहार में भाग लेने लगा तो जो उलेमा वर्ग के लोग थे, मौलवी जो थे, धार्मिक वर्ग के लोग, ये इससे क्या हुआ? नाराज हो गए। इससे नाराज हो गए तो इनकी भी दुश्मनी इसको झेलनी पड़ी। विद्रोह और मृत्यु की बात करें, उसके अंतिम वर्षों में साम्राज्य बिखरने लगा। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी जैसे स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए इसी के समय। तो बहमनी साम्राज्य और आपका विजयनगर साम्राज्य जो था वो भी इसी के समय स्थापित हुआ। इसके अलावा 1351 ईस्वी में थट्टा में विद्रोह दबाते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, ऐसा कहा गया। किसके द्वारा? बर्नी के द्वारा कहा गया था भाई। चलिए जी, विस्तार से देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ था और किस तरह से इसका अंत हमको देखने को मिलेगा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए विभिन्न सुधार कार्य देखते हैं कौन कौन से हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नवीन विभाग, जिसको दीवान ए कोही कहा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका कि दीवान ए कोही जो विभाग था, स्थापना किसके द्वारा की गई और किससे संबंधित था? ये कृषि से संबंधित विभाग था, कृषि से जुड़ा हुआ विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा, इस विभाग का उद्देश्य क्या था? दोआब में खेती की स्थिति में सुधार करना था, और इस विभाग के अधिकारी को अमीर ए कोही कहा जाता था। तो विभाग का नाम था दीवान ए कोही। दीवान ए कोही एक विभाग का नाम था जो कृषि विभाग था। इसका प्रमुख हुआ करता था अमीर ए कोही। ये अधिकारियों किसानों को ऋण देते थे और उन्हें फसलें उगाने में सहायता किया करते थे, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ये काम भी इसका असफल रहा। सर्वप्रथम इसने अकालग्रस्त लोगों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई। पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जिसके द्वारा अकालग्रस्त लोग जो थे, पीड़ित जो लोग थे अकाल से, उनके लिए एक संहिता, एक पुस्तक, एक जो है आपकी सूची तैयार करवाई गई, जिसको अकाल संहिता कहा गया। सिंचाई के लिए इसने सैकड़ों कुएं खुदवाए, नहरें बनवाई और अकालग्रस्त कृषकों को ऋण दिया। इसने तकावी ऋण प्रदान किया। जिनका अकाल में जिनकी फसल नष्ट हो चुकी थी उन लोगों को इसने क्या करा? ऋण प्रदान किया। उसने किसानों को बहुत कम ब्याज दर पर ऋण दिया, जिसको कहा गया क्या? सोनधर। लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, जिस कारण ये भी इसका असफल रहा कार्य। सुल्तान ने उच्च तथा जकात करों को छोड़कर सभी करों की समाप्ति करने की घोषणा कर दी। यानी कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी कर थे, 2 करों को छोड़कर, कुछ उच्च कर थे, बड़े कर थे, उनको छोड़कर, और जकात जो आपका इस्लामिक धर्म के लोगों पर लगता था, जकात दान जो होता था, उसको छोड़कर बाकी सभी कर इसने समाप्त किए। शासनकाल के दौरान 6 वर्ष का भयंकर अकाल इसी के समय पड़ा, जिस कारण 2.5 वर्ष के लिए दिल्ली से
100 किलोमीटर दूर जिसको स्वर्ण द्वारी नामक शिविर में आपका सुल्तान चला गया था। तो दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर के दूर आसपास एक शिविर स्थापित किया गया, जहां पर लगभग सुल्तान ने, अगर ऐसा कहा जाए कि 6 सालों तक, सॉरी लगभग 2.5 साल तक सुल्तान ने वहां पर अपना जीवन व्यतीत किया था, क्योंकि दिल्ली में इस समय अकाल पड़ा था बड़ी मात्रा में। तो बीमारी या महामारी से बचने के लिए सुल्तान भी दिल्ली छोड़कर चला गया था। धार्मिक नीति की अगर बात करें तो सुल्तान ने अपने नाम के बदले खुतबा और सिक्कों पर अब्बासी खलीफा का नाम उत्कीर्ण करवाया था। तो इसके द्वारा अब्बासी खलीफा का नाम उत्कीर्ण करवाया गया, इसके अलावा खुतबा जो है लिखवाया गया, जबकि अपना नाम इसने नहीं लिखवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लिया और अपने दरबार में जैन विद्वान जिन प्रभासूरी और राजशेखर जैसे 2 विद्वान थे जो जैन धर्म के थे, तो इनका स्वागत इसके द्वारा किया गया था। और इसने सती प्रथा को भी समाप्त करने का कार्य किया था। तो पहली बार सती प्रथा पर कोई मुस्लिम शासक जिसने रोक लगाने का कार्य किया, तो वो किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इससे क्या हुआ कि हिंदू भी इससे नाराज हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो विद्रोह हुए उनको देख लेते हैं भाई। मोहम्मद बिन तुगलक के सबसे अधिक यानी कि 34 सबसे ज्यादा जो विद्रोह हुए क्षेत्रीय लोगों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, गवर्नरों के द्वारा, वो भी इसी के काल में हुए थे। तो कुल कितने हुए? 34 हुए हैं, याद रखना आपको। सॉरी, दिल्ली सल्तनत में कितने? 34 हुए थे। और 34 में से अगर हम बात करें तो 27 विद्रोह केवल दक्षिण भारत में हुए थे। तो 34 विद्रोह इसके समय हुए। कहां कहां पर? बंगाल में हुआ, इसके अलावा भाबर प्रदेश के क्षेत्र में हुआ, वारंगल में हुआ, आपका कापिली या कंपिल्य इसको कहा जाता है, कंपिल्य के क्षेत्र में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, अवध में हुआ और गुजरात में ये विद्रोह हुए थे। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें 34 में से 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हुए थे। इसी उद्देश्य से इसने राजधानी दौलताबाद स्थापित की थी, लेकिन बाद में ये वापस दिल्ली आ गया, तो फिर उस क्षेत्र में विद्रोह हुए। अब बात करें अवध की। गुजरात और सिंध के विद्रोह को ही मोहम्मद बिन तुगलक शांत कर सका, बाकी विद्रोह को यह शांत नहीं कर पाया था। इसके दक्षिण भारत से वापस आने के पश्चात विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। 2 नए साम्राज्य स्थापित होंगे दक्षिण भारत में, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, जिनको मैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बाद आपको लोगों को विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। इसके शासनकाल के अंतिम समय में जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात में विद्रोह को कुचल कर सिंध की ओर बढ़ा, तो मार्ग में थट्टा के निकट गोंडाल पहुंचकर ये बीमार पड़ गया, गंभीर रूप से बीमार हो गया। और यहीं पर सुल्तान की 20 मार्च 1351 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। इस पर अब्दुल कादिर बदायूनी जो था, उन्होंने कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। एक तरह से ये कथन कई बार एग्जाम में आ चुका। भाई किसने ये बात कही थी? तो अब्दुल कादिर बदायूनी, जो बदायूनी के रहने वाले थे, बदायूं के रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये कथन कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति प्राप्त हो गई या मुक्ति मिल गई। अब अगला जो राजा पढ़ना है हमको इसके बाद, वो रहेगा फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करेंगे। फिरोज शाह तुगलक के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका जो काल रहेगा भाई 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक इसने शासन किया। 1351 से 1388 ईस्वी तक इसने शासन किया। फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे डिटेल से, विस्तार से इसके बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद ये वंश बहुत जल्दी से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 5 और पढ़ने हैं जो इसके उत्तराधिकारी रहेंगे, और बहुत जल्दी ये वंश आपका समाप्त हो जाएगा। तो एक ही वीडियो में मैंने आपका लगभग ये मान लो कि पूरा तुगलक वंश आपका कंप्लीट इसमें हो जाएगा। राज्यारोहण की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। उसने साम्राज्य विस्तार के बजाय जन कल्याण यानी कि जनता के हित में कार्य किए, और साम्राज्य को सुदृढ़ करने का पर अपना ध्यान इसने स्थापित किया था। तो क्या क्या किए इसने? राजस्व सुधार किए। इसने क्या करा? 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया, और केवल शरीयत द्वारा मान्यता प्राप्त जो 4 कर हुआ करते थे उन्हीं को लागू किया। कौन कौन से थे? खराज कर था, खुम्स कर जो लूट कर हुआ करता था, जजिया कर जो हिंदुओं पर लगाया गया, और जकात कर जो आपका मुस्लिमों पर लगाया जाता था। तो ये 4 प्रकार के कर इसने लिए। खराज आपका भूमि कर था, उपज कर था, कृषि पर लगता था। खुम्स कर जो था ये आपका लूटे हुए धन पर लगता था। जजिया की बात करें तो गैर मुस्लिमों पर लगता था। जकात मुस्लिमों से धार्मिक कर लिया जाता था। तो 4 प्रकार के कर इसने लगाए। इसके अलावा धार्मिक नीति की बात करें तो उलेमाओं को खुश करने के लिए उसने कट्टर इस्लामी नीतियों का पालन किया, और ब्राह्मणों पर भी इसने जजिया कर लगाया था। क्योंकि ये जो था, जब ये शासक बना उस समय लोग इस पर शक किया करते थे, क्योंकि इसकी माता एक हिंदू थी। तो ये लोगों के द्वारा आरोप लगा गए कि कहीं ये जो है हिंदुओं के समर्थन में ना आ जाए। तो इसलिए इसने क्या करा? हिंदुओं पर जो है, ब्राह्मणों पर भी इसने जजिया कर लगाया था, और कुछ मंदिरों को भी इसने नष्ट करवाया था अपने शासनकाल में। उन सब के बारे में विस्तार से देखते हैं, पढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक का काल देखेंगे। 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक इसने शासन किया।
फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक ग्याजुद्दीन तुगलक के भाई मलिक रज्जब का पुत्र था। तो ग्याजुद्दीन तुगलक जो था उसी का भाई था मलिक रज्जब, उसका पुत्र हुआ करता था ये। इसकी माता लेला या नाइना, जिसको सॉरी नैला या नाइला अबोहर के भट्टी राजपूत हुआ करते थे। राणा रायमल उनकी पुत्री हुआ करती थी, उनकी पुत्री थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो ये ठट्टा में ही स्थित था और वहीं पर इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो फिरोज शाह तुगलक का 22 मार्च 1351 ईस्वी को ठट्टा सिंध के क्षेत्र में, अगस्त 1351 ईस्वी में दिल्ली में हुआ, लेकिन मार्च 1351 ईस्वी में इसने जो अपना राज्याभिषेक जो करवाया था वो ठट्टा में करवाया था, जो सिंध वाले क्षेत्र में पड़ता है ठट्टा, वहां पर इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। लेकिन बाद में जब ये दिल्ली वापस आया तो अगस्त 1351 ईस्वी को इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए प्रमुख सुधार कार्य कौन कौन से थे उनको देखेंगे भाई। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए सुधार कार्यों का वर्णन अगर हम करें तो कौन कौन से रहेंगे। नंबर 1 देखेंगे राजस्व और कृषि सुधार। सबसे पहला काम इसने राजस्व और कृषि सुधार में किया। फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व एवं ग्रामीण व्यवस्था में सुधार के लिए व्यापार एवं उन्नति तथा जनता की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए विभिन्न कार्य किए थे। यानी कुल मिलाकर इसने क्या करा, प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, ग्रामीण व्यवस्था को सुधारने के लिए, राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए, व्यापार को सुधारने के लिए और जनता को खुश करने के लिए, जनता की जो है आय को बढ़ाने के लिए इसके द्वारा विभिन्न कार्य किए गए। उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रदत्त समस्त जितने भी ऋण लगाए गए थे तकावी ऋण को माफ कर दिया। यानी कि लोगों के द्वारा जो लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो ब्याज पर पैसा दिया गया था, ऋण पर जो पैसा दिया गया था, उसको इसने क्या करा, माफ कर दिया। यानी कि तकावी ऋण को इसने माफ कर दिया। दंड संहिता को संशोधित करके दंडों को अधिक या दंड को अधिक मानवीय बनाया गया, यानी कि आसान बनाया गया, सरल बना दिया इसने। सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को भी इसके द्वारा समाप्त किया गया। सुल्तान को कोई अब जब भेंट उपहार नहीं देगा। फिरोज ने वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसने भी भूमि माप की प्रणाली को त्याग दिया। यानी कि भूमि की जो मापने की जो प्रणाली हुआ करती थी उसको त्याग दिया और उसने जागीरदारी व्यवस्था को लागू किया। यानी कि कुल मिलाकर इसके द्वारा जागीर व्यवस्था को लागू कर दिया गया और भूमि माप प्रणाली को इसने त्याग दिया। फिरोज ने 24 प्रकार के करों और अबवाबों को हटा दिया क्योंकि ये गैर इस्लामिक थे। तो कुल मिलाकर इसने शरीयत के अनुसार कार्य किया और जो कर इस्लाम में हराम थे, इस्लाम के अनुसार गैर कानूनी थे, उनको इसने हटा दिया और केवल वही कर या टैक्स इसने स्थापित किए जो आपके इस्लामिक अनुसार थे। तो 4 प्रकार के कर मैंने आपको पहले ही बताया। आपको जजिया कर लगाया। जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। पहली बार जजिया कर जो लगाया वो लगाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध के क्षेत्र में 712 ईस्वी में। उसके बाद ये लगातार चलता रहा, लेकिन उस समय विधवाओं को, बच्चों को, विकलांगों को और बुजुर्गों को, इसके साथ साथ ब्राह्मणों को इस कर से छूट थी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी यह कर लगाया था। इसके अलावा जकात, जकात भी आपका एक तरह से धार्मिक कर था जो मुस्लिम धर्म के लोगों से लिया जाता था। खराज की बात करें तो ये कृषि कर था, उपज कर था। खुम्स कर की अगर बात करें तो ये आपका लूट का धन हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने जजिया को खराज से पृथक किया। यानी कि खराज से इसने पृथक कर दिया किसको, जजिया को। और ब्राह्मणों पर भी कर लगाने वाला यह पहला शासक था, जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। नहर प्रणाली की बात करें तो नहर प्रणाली के निर्माण के बाद उसने उलेमा की स्वीकृति के पश्चात हक ए सब्र नामक सिंचाई कर भी लगाया जो भूमि की उपज का 1/10 भाग हुआ करता है। एक नया कर इसके द्वारा लगाया गया, आपको याद रखना है। जब इसने सिंचाई को बढ़ावा दिया बहुत ज्यादा तो इसके बाद इसने उलेमाओं से स्वीकृति ली कि भाई एक नया कर लगाया जाए जिसको सिंचाई कर कहा गया और उसी को हक ए सब्र नाम से जाना जाता है। हक ए सब्र के नाम से जाना जाता है। ये सिंचाई कर था जो कुल उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने कुछ नए प्रकार के सिक्के चलवाए जिसको कहा गया, सबसे पहले बात कर सकते हैं सहगनी। ये चांदी का आपका सिक्का था और जीतल के बराबर इसका वजन हुआ करता था। तो फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा चलाया, ससगनी। ससगनी सिक्का किसका था, चांदी का सिक्का था और ये चांदी का सिक्का था और ये 6 जीतल के बराबर, 6 जीतल जो हुआ करते थे। जीतल की शुरुआत किसने के द्वारा की गई थी, जीतल की शुरुआत की गई थी भाई इल्तुतमिश के द्वारा, तो उसके बराबर हुआ करता था। दूसरा क्या हुआ कि इसके काल में सबसे अधिक नहरों का जाल बिछाया गया। तो नहरों का जाल बिछाने वाला दिल्ली सल्तनत का एक पहला सुल्तान था, जबकि नहरों की शुरुआत करवाने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक, सॉरी ग्याजुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछाया। सिंचाई व्यवस्था, फिरोज शाह तुगलक को नहरों का निर्माता कहा जाता है
उसने यमुना और सतलज नदियों से कई नहरें निकलवाई, जिसमें उलूग खनी और रजवाही नहरें सबसे प्रमुख हैं, जिससे कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। यानी कि कुल मिलाकर क्या हुआ कि इनकम राज्य की बढ़ने लगी। बागवानी लगवाई इसने फलों के 1200 नए बाग भी स्थापित करवाए थे। नगर स्थापना, इसने फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहपुर जैसे कई प्रमुख शहरों की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही की गई थी। चलिए जी विस्तार से देख लेते हैं क्या क्या किया इसने अब्धा नामक एक सिक्का भी चलाया और मिश्रित धातु चांदी और तांबे को मिश्र करके एक नया जो है सिक्का जारी किया, जिसको अद्धा कहा गया। वो जीतल के बराबर हुआ करता था, अद्धा। उसने बिख नामक एक सिक्का चलाया, वह भी मिश्रित धातु का ही हुआ करता था और जीतल के बराबर था, यानी 1/4 जीतल के बराबर इसका मूल्य हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिक के खुम्स यानी कि युद्ध संबंधी कर्ज हुआ करता था, इसमें वृद्धि करके उसे 80% कर दिया। इसके अलावा सिंचाई व्यवस्था की बात करें, जिसके लिए सबसे ज्यादा ये जाना जाता है, फिरोज ने नहर सिंचाई का विकास किया। यद्यपि माना जाता है कि उसने 5 नहरों का निर्माण करवाया था। इन नहरों में सबसे जो प्रमुख मानी जाती है, सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है, वो है आपकी उलूग खनी और रजवाही नहर। 2 नहरें सबसे प्रमुख हैं। वैसे इसने कुल 5 नहरों का निर्माण करवाया था। उसने 1200 फलों के बाग लगवाए और उससे भी राज्य की आय में वृद्धि हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि राजस्व में 1,80,000 टन का प्रतिवर्ष इन बागों के कारण ही आते थे। सैन्य नीति और दास प्रथा की बात करें तो दास विभाग की स्थापना करने वाला भी ये पहला शासक था। तो इसके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे जो पहले किसी और ने नहीं किए थे। सैन्य नीति, दीवान बंदगान। फिरोज शाह को दासों का बहुत शौक था, अपने पास दास रखता था। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 84,000 दास इसके पास, सॉरी 1,80,000 दास इसके पास हुआ करते थे। दासों का बहुत अधिक शौक था। उसने दासों के लिए एक अलग विभाग बनवाया, जिसको दीवान बंदगान कहा गया, जिसमें लगभग 1,80,000 दास थे। यह अंततः राज्य पर एक प्रकार का बोझ बन गए थे, यानी कि अंतिम रूप से बाद में क्या हुआ कि राज्य पर बोझ बन गए। इसी के कारण कहा जाता है कि इस राज्य का पतन देखने को मिलता है। सैन्य नीति की बात करें, उसने सेना में वंशानुगत व्यवस्था लागू की। सैनिक का बेटा सैनिक बनेगा, ऐसा इसने कहा कि सैनिक का बेटा ही सेना में शामिल हो सकता है। सैनिकों को नगद वेतन के बजाय इसने जागीर देना, भूमि देना शुरू कर दी। इसके अलावा प्रभाव क्या हुआ, इससे सेना की गुणवत्ता और अनुशासन में गिरावट आई, जो भविष्य के लिए घातक हुई और इस वंश का फिर बाद में पतन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे फिरोज शाह तुगलक की सैन्य नीति। मोहम्मद शाह के समय बंगाल स्वतंत्र हो चुका था। इसे प्राप्त करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार बंगाल अभियान किए, लेकिन दोनों बार ये वहां से हार कर वापस आया, यानी कि असफल रहा। और फिरोज शाह तुगलक ने द्वितीय बंगाल अभियान के दौरान 1360 ईस्वी में जाजनगर पर आक्रमण किया। जाजनगर आपका कहां पर पड़ता है, जाजनगर उड़ीसा में पड़ेगा। और आक्रमण का उद्देश्य जगन्नाथपुरी के मंदिर को नष्ट करना था, तो इसने मंदिर को नष्ट करवाया। इस अभियान के पश्चात भी उसने उड़ीसा को अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया था। तो कुल मिलाकर बात करें, जो 1360 ईस्वी में इसने जो आक्रमण किया था जाजनगर पर, उसमें इसने क्या करा, उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है उसको नष्ट करवाया। जगन्नाथपुरी के नाम से जो मंदिर है उसको नष्ट करवाया, लेकिन इस क्षेत्र को अपने राज्य में इसने शामिल नहीं किया था। फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा का सफल अभियान 1365 ईस्वी में किया, जिसके अंतर्गत ज्वालामुखी मंदिर से अनेक संस्कृत रचनाओं को चुराया गया और इस मंदिर को भी बाद में नष्ट करवा दिया गया था इसके द्वारा। फिरोज शाह तुगलक को थट्टा में भी 2 वर्ष अभियान किया, 1362 से 1364 ईस्वी, और इसके पश्चात कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई और यह इसका सबसे अंतिम अभियान माना जाता है। तो 3 प्रमुख अभियान इसके माने जाते हैं। एक आपका 1360 ईस्वी में हुआ जाजनगर अभियान, जिसके तहत जगन्नाथपुरी मंदिर को नष्ट करवाया गया उड़ीसा का। दूसरा जो अभियान किया इसने वो किया था 1365 ईस्वी में। कहां पर ये किया भाई, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पर ज्वालामुखी देवी का जो मंदिर है उसको नष्ट करवाया और यहाँ से संस्कृत की पुस्तकों को इसके द्वारा चोरी की गई थी, रचनाओं की चोरी की गई थी, यह चुरा कर लाया गया था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक का जो अंतिम अभियान था वो थट्टा पर था, सिंध के क्षेत्र में 2 वर्ष तक ये किया गया और इसमें भी असफल रहा। इस अभियान में ये असफल रहा था। इससे पहले इसने बंगाल पर किया था, लेकिन बंगाल में भी ये असफल हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ इसने अभियान किए थे अपने सैन्य अभियान। इसके अलावा बात करें साहित्यिक और सांस्कृतिक कलाओं की, ये आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये टोपरा स्तंभ लेख है। इस टोपरा स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दिल्ली में स्थापित करवाया गया था। तो प्राचीन धरोहर की बात करेंगे, प्राचीन धरोहर में देखें तो फिरोज शाह टोपरा और मेरठ से अशोक के स्तंभों को उखाड़कर
बड़ी सावधानी से दिल्ली लाया और उन्हें स्थापित करवाए। वर्तमान में दिल्ली में ही स्थित है। अनुवाद विभाग की स्थापना इसने करवाई। उसने ज्वाला देवी मंदिर के पुस्तकालय से प्राप्त संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, जिनको दलायत फिरोजशाही के नाम से जाना जाता है। जन कल्याण की बात करें तो उसने निर्धनों के इलाज के लिए खैराती अस्पताल, यानी जिनको दारुन सुफा या दारुन सफा के नाम से जाना गया, और गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए इसने दीवान खैरात की स्थापना की थी। इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आगे प्रशासन में भी हमको देखना है सारे कार्य जो इनके द्वारा किए गए थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अलग से ही 1-2 वीडियो आपकी आएगी दिल्ली प्रशासन की, जब आपका लोधी वंश का अंत हो जाएगा। साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। साहित्य की बात करें, फिरोज ने अपनी आत्मकथा फुतूहत ए फिरोजशाही की रचना की, जबकि सीरत ए फिरोजशाही की रचना जो की गई थी वो किसी अज्ञात विद्वान या लेखक के द्वारा की गई थी। उसके लेखक की जानकारी प्राप्त नहीं होती। सीरत ए फिरोजशाही के नाम से उसको जाना जाता है। उसने हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों के विचारों को समझने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई, और जो संस्कृत भाषा में जितने भी ग्रंथ थे उनका फारसी भाषा में इसने अनुवाद करवाया था। फिरोज शाह के द्वारा ही फिरोजपुर, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर जोना खां की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में ही इसने जो है जौनपुर शहर की स्थापना की, और फिरोजाबाद नगर की स्थापना की भी इसके द्वारा की गई थी। तो 4 ये प्रमुख शहर हैं, 5 प्रमुख शहर हैं। कौन कौन से? फिरोजपुर, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजाबाद। ये 5 प्रमुख शहरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करवाई गई थी। निर्माण कार्य के लिए एक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। दासों की देखभाल करने के लिए दीवान बंदगान नामक विभाग की स्थापना इसने करवाई। तो ये कुछ कार्य इसके द्वारा करवाए गए थे। इसके अलावा कुतुब मीनार की मरम्मत, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसी के काल में कुतुब मीनार की चौथी जो मंजिल थी वो बिजली गिरने के कारण नष्ट हो गई, तो इसने उसकी मरम्मत करवाई और 5वीं मंजिल का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा टोपरा और मेरठ के जो स्तंभ थे अशोक के, उनको दिल्ली स्थापित इसने करवाया। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। तो इससे पहले किसी भी शासक ने हिंदू जो पुस्तकें थी, जो ग्रंथ थे, उनका फारसी में अनुवाद नहीं करवाया था। ये पहला शासक था जिसके द्वारा हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया गया। अब बात करेंगे भाई फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी। इसके उत्तराधिकारियों के बारे में बात करेंगे, फिर यह वंश आपका समाप्त हो जाएगा और अगला जो वंश चलेगा वो हमें सैयद वंश देखना है और उसके बाद लोधी वंश देखना। तो दोनों वंशों को एक ही क्लास में समाप्त कर लेंगे। आज की क्लास भी थोड़ी सी आपकी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये वंश इसमें पूरा हो जाएगा। फिरोज शाह की मृत्यु के उपरांत उसका पोता, जिसका नाम था तुगलक शाह द्वितीय, 1388 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। नाम क्या रखा उसने अपना? ग्याजुद्दीन तुगलक द्वितीय। तो ग्याजुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से जो दिल्ली सल्तनत, जो तुगलक वंश का पहला शासक था, उसी के नाम से अपना नाम रख के इसने लेकिन सेकंड के नाम से ये शासक बना। और इसके पश्चात अबू बकर, इसके अलावा नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह शासक बने। केवल नाम मात्र के शासक थे, बहुत कम समय के लिए लोग शासक रहे, कोई ज्यादा जानकारी इनके बारे में प्राप्त नहीं होती। सिकंदर शाह की मृत्यु के पश्चात नासिरुद्दीन महमूद 1394 ईस्वी में, 1394 से लेकर 1312 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासक बना। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है। इसका वजीर था मन्नू इकबाल। तो नासिरुद्दीन महमूद जो था, इसका वजीर जो था, प्रधानमंत्री जो था, उसका नाम था मन्नू इकबाल। इसी के समय 1398 ईस्वी में तैमूर लंग, जो आपका मंगोलिया से आया था, उसके द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया, दिल्ली पर आक्रमण किया गया, जिसमें नासिरुद्दीन महमूद पराजित हुआ तथा वह अपने वजीर मल्लू इकबाल के साथ गुजरात भाग गया, गुजरात के क्षेत्र में जाकर छिप गया। तैमूर इस आक्रमण के पश्चात भारत से सोना, चांदी और जवाहरात यानी कि बहुत सारी संपत्ति लूट कर लेकर गया था। युद्ध के पश्चात बहुत से कारीगर भी अपने साथ लेकर गया वो यहाँ से। तो यहाँ से बहुत सारे जो कलाकार थे, कारीगर थे, विद्वान थे, उनको भी अपने साथ लेकर गया तैमूर लंग, जिसका उदाहरण समरकंद की सुंदर इमारतों में देखा जा सकता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बाद में वहां पर भी इमारतें स्थापित की गई। जौनपुर, गुजरात, मालवा नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही दिल्ली सल्तनत से अलग हो चुके थे। तो एक जौनपुर था, इसके अलावा मालवा था, और गुजरात का जो क्षेत्र था ये इसी के समय स्वतंत्र हो गए थे। यहाँ के गवर्नरों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उसके बाद तुगलक वंश का पतन हो गया। ठीक है, उत्तराधिकारी की मैंने आपको बात बताई कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद 1388 के बाद में इसके उत्तराधिकारी अयोग्य और विलासी सिद्ध हुए। अमीरों के षड्यंत्र से सत्ता को कमजोर कर दिया गया। जो अमीर हुआ करते थे, अमीर वर्ग कहा जाता था उलेमा वर्गों को। जो है उलेमा वर्ग यानी कि धार्मिक जो वर्ग था और जो संपन्न थे ये लोग, इन लोगों के द्वारा क्या किया गया?
षड्यंत्र किए गए, जिस कारण ये आपका तुगलक वंश जो था बहुत कमजोर हो गया। इसके अलावा तैमूर लंग का आक्रमण हुआ 1398 ईस्वी में, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था। और ये नासिरुद्दीन महमूद जो था, अभी आपको बताया कि दिल्ली को छोड़कर गुजरात भाग गया था अपने वजीर के साथ में। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया और भयानक कत्लेआम उसके द्वारा करवाया गया। इससे तुगलक वंश की कमर तोड़ दी गई, यानी कि तुगलक वंश बहुत कमजोर हो गया। अंत में क्या हुआ कि 1414 ईस्वी में तुगलक वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया और सैयद वंश का उदय हुआ। तुगलक वंश अपनी ही विरोधाभासी नीतियों और कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण आपका इतिहास के पन्नों से सिमट गया, या इतिहास के पन्नों में इसका अंत हो गया था। इसके बाद तुगलक वंश के पतन को एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा भाई। तुगलक वंश सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश माना जाता है। 94 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, परंतु इसके अंतिम उत्तराधिकारी जो थे वो अयोग्य सिद्ध हुए, जिस कारण जो है इसका पतन हो गया। और इस वंश के पतन होने के कारण कौन कौन से हैं, अब अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो आप इसमें लिख सकते हैं। मोहम्मद तुगलक स्वयं तुगलक साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो माना जाता है, क्योंकि उसके द्वारा इतनी योजनाएं लागू की गई कि वे कोई भी योजना सफल नहीं हुई। आंशिक रूप से उत्तरदायी था। इसके द्वारा शुरू किए गए कार्यों में सफलता न मिलने के कारण उसने अमीरों तथा आम जनता को कठोर दंड दिया, जिसके विरुद्ध आम जनता और अमीरों ने विद्रोह कर दिए, जो इस वंश के पतन का मुख्य कारण माना जाता है। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आपका जागीरदारी प्रथा जो शुरू की गई। इसके अलावा दास प्रथा, दासों को रखने के लिए एक विभाग बनाया गया था। दीवाने बंदगान को प्रारंभ करना भी, और इसके अलावा सरकारी तंत्र में वंशानुगत नियुक्ति को प्रोत्साहन देना और कार्यों ने भी इस वंश को पतन कर दिया। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के काल में भ्रष्टाचार सबसे अधिक बढ़ गया था। सबसे अधिक भ्रष्टाचार जो हुआ वो फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सेना का प्रदेश ने क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया। और दूसरा, इसने कहा अगर किसी व्यक्ति को सेना में शामिल होना था और वो किसी अयोग्यता के कारण अगर बाहर हो जाता था, तो सुल्तान उसे पैसे लेकर उसे सेना में शामिल कर देता था, यानी कि रिश्वत लेकर उसको शामिल कर लिया जाता था। तो ये भी माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक की जो नीतियां थी, जागीर प्रथा चलाना, गुलामों को रखना, दास प्रथा, इसके अलावा जो आपका सैन्य व्यवस्था थी, तो इन सब के कमजोर होने के कारण क्या हुआ कि साम्राज्य में एक तो अनावश्यक रूप से बोझ बढ़ा। दूसरा क्या हुआ कि जो है व्यवस्था एक तरह से पूरी तरह से असफल हो गई और ये वंश धीरे धीरे दुर्बल होता चला गया और इसके उत्तराधिकारी फिर इसमें सुधार नहीं कर पाए, जिस कारण इस वंश का पतन हो गया। जागीरदारी प्रथा मध्यकाल के दौरान प्रचलित एक भू राजस्व प्रणाली थी, जिसमें लोगों को जमीन उपहार में दी जाती थी, यानी कि सैनिकों को। इस प्रणाली के तहत सैन्य सहायता जैसी सेवाओं के बदले अमीरों या सैन्य अधिकारियों को जागीर यानी कि भूमि प्रदान की जाती थी, अनुदान दिया जाता था। तैमूर के आक्रमण ने भी इस वंश की राजनीतिक कमजोरियों को सामने ला दिया, जिसके कारण इस वंश का पतन हुआ। दूसरा कारण माना जाता है क्षेत्रीय जो राज्य थे उन सब ने अपने आप को क्या करा, उन सब ने अपने आप को धीरे धीरे मजबूत कर लिया और स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो दिल्ली सल्तनत में इसके बाद हमको जो अगला वंश पढ़ना है वो पढ़ेंगे सैयद वंश और लोधी वंश। तो सैयद और लोधी वंश दोनों की अगली क्लास रहेगी, एक ही क्लास में दोनों समाप्त हो जाएंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है। जबकि तुगलक वंश की क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन 3 प्रमुख शासक हमने इसमें पढ़े, उनके द्वारा किए गए कार्य पढ़े। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य थे इनके, जिनको प्रशासन में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन हम पढ़ेंगे उसमें हम लोगों को जो है गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक जितने भी शासक हुए उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जो पद बनाए गए, इमारतें बनाई गई, उन सब के बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। अक्सर वहां से यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और आपके जो भी एग्जाम होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन आपके प्रशासन से पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राजाओं से संबंधित क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, जो आज हमने इस क्लास में देखे हैं और इससे पहले क्लासों में देखा है। तो 5वीं ये क्लास थी। इसके बाद अगली क्लास के में हमको जो पढ़ना है वो दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश और लोधी वंश दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब इसे कर लें। वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो भाई।